नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाज शास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष सामाजिक विचारक पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय यूनिट दुर्खिम के द्वारा बताए गए श्रम विभाजन के बारे में चर्चा कर रही हूँ। श्रम विभाजन की कड़ी में ही उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा की बात कही। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खिम का एक अनुपम योगदान है और उनके अनुसार समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता के अंग हैं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता दोनों ही समाज में एकता को उत्पन्न करते हैं। समान शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएं लोगों को एकीकरण की ओर ले जाते हैं। जब तक लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण नहीं होता है, वे एक दूसरे के प्रति निकट आने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। किंतु आकर्षण केवल समानता में ही नहीं है, भिन्नता और असमानता में भी है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक भिन्नता ही उन्हें परस्पर निकट आने को आकर्षित करती है। इसी प्रकार से कार्यों की भिन्नता, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं, भी लोगों को निकट आने एवं मिलकर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में ही सामाजिक एकता का रहस्य छिपा है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है। ये समाज के नैतिक आदर्शों में निहित है। यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। ये सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समाज के लोगों में जितनी अधिक लगाव एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही मात्रा में एकता पाई जाएगी। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता के रूप जन्म लेते हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। हम दोनों को ही समझेंगे। हम सबसे पहले ले रहे हैं यांत्रिक एकता। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियां एवं भूमिकाओं में, विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है। आँख मूंदकर लोग इनका पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है और समूह के साथ यंत्रवत सोचता, कार्य करता एवं आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को
इसी कारण यांत्रिक एकता कहा गया है। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है। इसी एकता की व्याख्या के दौरान ही आपने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या प्रस्तुत की। यांत्रिक एकता की विशेषताएं। दुर्खिम ने यांत्रिक समाज की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम और ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, वरन संपूर्ण गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है। निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में एकरूपता पाई जाती है। उनके विश्वासों, व्यवहारों एवं मतों में समानता पाई जाती है। परंपरा ऐसे समाजों में एकरूपता उत्पन्न करती है। ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। दूसरा, व्यक्ति का द्वैतिक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। यह समाज मुख्य और व्यक्ति गौण होता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व समाज में घुल मिल जाता है। व्यक्ति में व्यक्तिगत चेतना होती है। वह उसी के आधार पर अपने कार्य करता है, किंतु सामूहिक चेतना के सम्मुख व्यक्तिगत चेतना नगण्य हो जाती है, द्वैतिक हो जाती है। फिर है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रमुख प्रभाव होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इनमें शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यक्ति एवं समय के ऊपर है। नेक्स्ट है दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानताएं पाई जाती हैं। इसका उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखने का होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट है नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमज़ोर हो जाती है और यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। नेक्स्ट है सजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एकरूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सामने आते हैं और सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को
दंड देने का कार्य करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अतः आम सभा में ही इन्हें निपटाया जाता है। आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से ही होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है एवं संपत्ति सामूहिक होती है। नेक्स्ट है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। दमनकारी कानून के आधार पर दुर्किम ने अपराध व दंड की व्याख्या इस प्रकार की है। सबसे पहले हम ले रहे हैं अपराध। अपराध की व्याख्या दुर्किम ने दमनकारी कानून के आधार पर की है। दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें अपराध के लिए दंड न दिया जाता हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहचाना माना जाता है। सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य माना जाता है। इसलिए ही समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अपराध का निर्धारण दमनकारी कानूनों के द्वारा होता है। दमनकारी कानून समूह की अभिमति होती है। इन कानूनों के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं, जो सामूहिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार दुर्किम अपराध की व्याख्या दो आधारों पर करते हैं। पहला, अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है। इसी के हम अंदर देखें तो अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है। प्रत्येक समूह में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती हैं। इनके विरुद्ध कार्य ही अपराध है। दुर्किम अपराध को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, एक कार्य अपराधी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। दूसरी बात है दंड। जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा और प्रकृति तय करता है। दंड अपराध के प्रति समूह की भावात्मक प्रतिक्रिया है। सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में विरोधी प्रतिक्रिया होती है और समूह के सदस्य प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध की भावना का परिणाम ही दंड है। इसलिए दुर्किम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना और प्रत्याघात करना है। जो कि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक है। अपराध के विरुद्ध हमारा प्रतिशोध व्यक्तिगत नहीं होता। हम ये प्रतिशोध इसलिए व्यक्ति नहीं करते कि अपराधी ने हमें हानि पहुंचाई है, वरन हम इसलिए करते हैं कि अपराध उन पवित्र और परंपरागत आदर्शों एवं भावनाओं पर आक्रमण है जो हम सबके हृदय से श्रद्धा के केंद्र हैं। दुर्किम ने अपराध की सामाजिक उपयोगिता का भी उल्लेख किया है। आपके अनुसार अपराध समूह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपराध क्रिया का प्रतिशोध लेने या अपराधी को दंड देने की बात सोचते हैं। सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों में मानसिक एकता स्थापित करता है। दुर्किम कहता है कि अपराध उत्तेजित आत्माओं को एक दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है। इसी प्रकार से दंड भी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है। दंड ही दमन का माध्यम है। दमनकारी कानून दंड का निर्धारण करते हैं। दंड एक यंत्रबद्ध प्रतिक्रिया है जो समूह की तीव्र उत्तेजनात्मक भावना का परिणाम है और दंड का उपयोग
यह है कि वह सामूहिक चेतना को लगने वाली चोट के घावों को भरता है। इस प्रकार अपराध और दंड की सामान्य विशेषताओं और उपयोगिताओं के द्वारा दुर्खिम ने समाज की यांत्रिक एकता और दमनकारी कानूनों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट किया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक और अपराध सामूहिक भावनाओं पर चोट करके समाज के सदस्यों के भीतर मौजूद सामूहिक आत्मा को सावधान कर देता है तथा दूसरी ओर दंड इन सामूहिक भावनाओं की रक्षा करने और उनकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए अपराधी से बदला लेने के लिए समूह को एकता के सूत्र में बांधता है। ये एकता समान उत्तेजनाओं तथा समान प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। दमनकारी कानून समाज की इसी प्रकार की एकता को प्रकट करते हैं जिसे दुर्खिम ने यांत्रिक एकता नाम दिया है। दुर्खिम ने समाज को सामूहिक आत्मा माना है जो प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा के भीतर मौजूद रहती है। इसी सामूहिक आत्मा के कारण लोगों में यांत्रिक एकता उत्पन्न होती है। सामूहिक मन या आत्मा का निर्माण समूह की सामान्य भावनाओं एवं आदर्शों के आधार पर होता है। अतः समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताओं, सामान्य प्रवृत्तियों एवं अनुरूपता के आधार पर यांत्रिक एकता की उत्पत्ति होती है। इस तरह से दुर्खिम ने माना कि सरल आदिम और ग्रामीण समाजों से यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून को उन्होंने इसमें व्याख्या की कि किस तरह सामूहिक परिणाम मानकर दंड की व्यवस्था की जाती है। अब हम इसकी अगली एकता जो कि सावयवी एकता है उसे अपने अगले व्याख्यान में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।